उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर आज देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। साथ ही लोक कलाकारों से लेकर प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने इस रैली में पहुंचकर भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग उठाई है। देखिए रिपोर्ट। बोला भय बंधु तुम तय कनो उत्तराखंड चयणूचा, हे उत्तराखंडियो तुम तय कनो उत्तराखंड चयणूचा। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने और मूल निवास प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट 1950 करने की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी के लोग भी रैली में पहुंचे, लेकिन रैली की स्वतः स्फूर्त भीड़ में कहीं खो गए। महिलाओं और पुरुषों से ज्यादा युवाओं की तादाद देखने को मिली। लोक गायक भी बढ़ चढ़ कर पहुंचे। ढोल, दमाऊ, मशक, बीन की थाप पर परेड ग्राउंड में शुरू हुई रैली कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर घंटों बाद समाप्त हुई। हमने उत्तराखंड मांगा था, हमने ये नहीं कहा था तुम हमें उत्तराखंड से जड़ ऊपर कर दो। हमारी मूल निवास और भू कानून 1950 का कानून वो हमें वो चाहिए थी। हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं, यहाँ से पलायन बाहर कर रहे हैं। लोगों की मांग थी कि सरकार ठोस भू कानून लागू करे। पहाड़ खाली हो रहे हैं और बाहरी प्रदेशों के लोग बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ये एक क्रांति की शुरुआत है। महारैली के बाद अब अगली रैली कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में करने की तैयारी है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने की योजना है। ऐतिहासिक महारैली हुई है और आज इस क्रांति की जो लौ है वो घर घर जाएगी। आज के बाद हर गांव में यह आंदोलन फैलेगा, मूल निवास स्वाभिमान महाआंदोलन। हर एक आदमी को जो यहाँ का मूल निवासी है, जिसके हकों को डाका डाला जा रहा है, उसको हम इस आंदोलन से जोड़ेंगे। 26 नवंबर 2001 के आदेश से मूल निवास का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। साल 2001 में किए गए इस प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में रहते हुए जिसको भी 15 साल हो गए हैं, वो यहाँ पर स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। यही वो आदेश और कारण है जिसने सोशल मीडिया की एक कॉल पर राजधानी में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतार दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आयोजित स्वाभिमान रैली में लोक गायक उप्रेती बहनें भी शामिल हुई। देखिए न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या बोली नीरजा और ज्योति उप्रेती। निवास और भू कानून को लेकर राजधानी में आयोजित स्वाभिमान रैली महारैली में उप्रेती सिस्टर्स ने भी शिरकत की। आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि वो 24 दिसंबर की इस महारैली को सफल बनाने के लिए देहरादून में इकट्ठा हों। मैम, आज आप दोनों सिस्टर्स, दोनों बहनें यहाँ पर पहुँची हैं, क्या कहना चाहिए? जय देवभूमि उत्तराखंड। पहले तो हम अपने देवभूमि का रूने जत्तुक लक मन खिचन कुमू गढ़वाल जौनसाल तराई भाबरक जत्तुक यहाँ मूल निवासी छन हमर, और जो हमारे यहाँ रून लकरियान हम अतिथि सत्कार बहुत भरोस करनू उन सबू के हमार नमस्कार प्रणाम पैलक। पूरे अपने समस्त देवभूमि के उन युवाओं को, उन काका काकियों को, ईजा बाबुओं को, अपनी दादा दादियों को, अम्मा बुबू के सिर्फ यही कून चानू, आओ रे आओ काका काकियो, आओ रे आओ दीदी भूलियो, आओ रे आओ भै बहनियो, आओ रे आओ दीदी भूलियो, आओ रे बुबू काका काकी भेजी भुला रे, अमा बुबू काका काकी भेजी भुला रे, पहाड़ा से भू कानून तुमरो हक रे, मूल निवास भू कानून हमरो हक रे।
मैं कहना चाहूंगी कि इस रैली का ना हर एक व्यक्ति इस लड़ाई का एक मजबूत स्तंभ है। अगर आज सारे लोग इकट्ठे नहीं होते तो शायद ये आवाज ऊपर नहीं उठ पाती। तो मैं हर युवा से, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो तो इस लड़ाई में हमेशा से साथ थे, उनको तो पता है ये लड़ाई हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं और शायद पता नहीं कब तक लड़ते रहेंगे। तो समाज की जो भावनाएं होती हैं, एक लोक कलाकार, एक लोक गायक उनको अपने शब्दों में ढालता है, और ठीक यही जो आज इस महारैली में देखने को मिला, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी यही जज्बा लोगों में देखने को मिला था। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। भू कानून की मांग को लेकर हुई स्वाभिमान रैली पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रैली में अधिकतर विपक्ष से जुड़े संगठन शामिल थे। सरकार ने भू कानून पर काम करना शुरू कर दिया है, कमेटी का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन सभी विषयों का समाधान सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। देखिए, मैं कह सकता हूँ सभी विपक्षी दलों की सामूहिक रैली है और उस मुद्दे को लेकर है जिन मुद्दे पर हमने पहले से काम प्रारंभ कर दिया है, और जनता जानती है कि इसका श्रेय किसको देना चाहिए। चाहे भू अधिनियम का मामला हो, चाहे मूल निवास का विषय हो, इन सब विषयों पर अगर समाधान किससे होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा की मोदी है ना पदयात्रा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ हैं। देहरादून में बीजेपी की युवा पदयात्रा में युवाओं, महिलाओं और नए वोटर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। पेविलियन ग्राउंड से शुरू हुई पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगुवाई करते नजर आए। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पदयात्रा के जरिए मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को जनता के सामने रखा और इस यात्रा को प्रदेश भर में करने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर समस्या का हल मोदी ही दूर करेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पदयात्रा को लेकर कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा की इस पदयात्रा ने बता दिया है कि चाहे कोई दल कितने भी गठबंधन कर ले, देश के विकास के लिए युवा शक्ति पीएम मोदी के साथ है। रैली को सफल बनाने में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने बड़ी भूमिका निभाई। मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन रहा है। और आज फिर एक बार उत्तराखंड से पूरे देश को ये आवाज जा रही है कि इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के पक्ष में है, और 19 में जितने सीट भाजपा को मिले थे उससे ज्यादा सीट के साथ फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। वहीं पदयात्रा करते लोग भी आश्वस्त थे कि इस बार भी मोदी ही जीतेंगे। यही कहेंगे कि आने वाले 2024 में जो है मोदी की जीत सुनिश्चित है। क्या कहेंगी, यात्रा को लेकर पैदल चल रही हैं? हाँ, पैदल चल रहे हैं। हाँ, हमारा मोदी जी भी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बीजेपी ने इस युवा पदयात्रा के जरिए कर दिया और विपक्ष को भी साफ मैसेज दिया कि महिलाओं, युवाओं के दम पर ही वो लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के 4 जवानों को अंतिम विदाई दे दी गई। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शहीद हुए जवानों का अंतिम संस्कार भी उसी जगह पर हुआ जिस जगह पर उन्हें देश के खातिर आतंकियों से लोहा लेते वक्त अपनी जान गंवा देनी पड़ी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे। शहीद 2 सैनिक उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिसमें चमोली के वीरेंद्र सिंह और कोटद्वार के गौतम कुमार शामिल हैं। तो देश इन नौजवानों की शहादत को नमन करता है, सलाम करता है। आतंकी हमले से लोहा लेते हुए ये सभी देश के लिए कुर्बान हुए हैं। उत्तराखंड के लाल
के लिए हर किसी की आंखें आज नम हैं। उत्तरकाशी में टोंस वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल बीते 7 दिनों से धधक रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है, लेकिन वन विभाग 7 दिन के बाद भी आग पर काबू नहीं पा पाया। यमुना घाटी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर रात भर जंगल धू करके जल रहे हैं। पूरे जिले में आग के कारण धुआं छाया हुआ है। हालांकि उत्तरकाशी वन प्रभाग के सख्त रुख के कारण डोंडा और मुखेम रेंज में आग पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन यमुना घाटी में आग का तांडव अभी भी जारी है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यमुना घाटी की, जहां पर 7 दिन हो गए हैं, बावजूद इसके आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पूरी तरह से वन संपदा जलकर बर्बाद हो रही है। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में 25 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित हो रहा है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी धर्म सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान संघ प्रमुख ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सिर्फ सनातन धर्म में ही सबके कल्याण के सूत्र शामिल हैं। सभी सनातन धर्म का पालन करके चलेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। साथ ही ये भी कहा कि सनातन था, है और रहेगा, जो बचेगा वही सनातन है। पहले दुनिया इस दृष्टि को ग्रहण करे, इसको कहते हैं सनातन। समष्टि और कल्याण की कल्पनाएं सनातन के प्रकाश में ग्रहण करे, क्योंकि जैसा कहा गया, चिदानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन वो है जो है, जो था, है और रहेगा। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज का आज 25 वर्ष हो गए जूना अखाड़े के आचार्य पीठ पर स्थापित हुए। बहुत लंबा वर्ष हो गया, लंबा काल हुआ, लंबा समय हुआ। उनका एक आध्यात्मिक जीवन बीता और अच्छे तरीके से उन्होंने 25 वर्ष बिताए। आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया। देहरादून में उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान के तहत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार विकास कर रही है और सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में अटल आयुष्मान योजना प्रदेशवासियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। उसमें संपूर्ण प्रदेश के लोगों को आच्छादित किया गया, यानी कि सभी को कार्ड धारक बनाया है। वहीं ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए अत्यंत ही फायदेमंद साबित हुई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो प्रसव है संस्थागत। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा में लैंसडाउन कैंट का मुद्दा उठाए जाने पर लैंसडाउन वासियों ने खुशी जताई है। लंबे वक्त से स्थानीय लोग कैंट खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अनिल बलूनी द्वारा राज्यसभा से इस मुद्दे को रखते हुए लैंसडाउन के कुछ हिस्से को कैंट क्षेत्र से बाहर करने की पैरवी करने से लोगों को उम्मीद जगी है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द कोई अच्छा फैसला लेगी। पर्यटन के रूप में एक विकास हो सकता है, और क्योंकि मेरा मानना है कि लैंसडाउन के अंदर जो होम स्टे की जो व्यवस्था है, आज लैंसडाउन में बहुत सारे मकान हैं, परंतु उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं मिलती कि वो अपने घर पर 2 कमरे 3 कमरे होम स्टे के लिए रह सकें। और इस प्रकार से यदि अनिल बलूनी जी का जो प्रयास है, ये बहुत सार्थक प्रयास मुझे लगता है। सभा में अब जो मामला उठा है, ये इससे लैंसडाउन को कैंट मुक्त करने की जो मांग है उसको बहुत बल मिला है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की इस पैरवी से लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्दी उनको राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा और लोग कैंट मुक्त होंगे। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में शताब्दी समारोह महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सनातन धर्म की प्रतिनिधि सभा के स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 7 स्कूलों के प्रधानाचार्यों और 13 छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। आज सबसे बड़ी जो सौभाग्य की बात थी कि 7 सप्त ऋषियों के नंबर के ऊपर में हमारे 7 प्रिंसिपल जो सनातन धर्म संस्था के हैं उनको सम्मानित किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली क्रिसमस से पहले गुलजार हो गया है। आलम है कि सैलानियों को चेयर कार की टिकट नहीं मिल पा रही है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पहले से औली में पर्यटकों की रौनक दिखाई दे रही है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। इस हफ्ते 5 से 6 हजार सैलानी औली पहुंच चुके हैं। सर देखिए, जैसे ही क्रिसमस का और न्यू ईयर का जैसी क्राउड हमारे पास आने लगा, लगभग 5000 तो हमारे जा चुके हैं। कल भी मेरे पास 1000 लोग गए थे। आज भी मुझे लग रहा है कि आज तो कम से कम 1,500 या 2000 लोग जाएंगे। ये हिसाब से सुबह 9:30 से नॉन स्टॉप चल रहा है। सैलानियों से औली गुलजार है तो होटल कारोबारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। वहीं चेयर कार का लुत्फ भी पर्यटक उठा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते चेयर कार का टिकट मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ तो बहुत नज़ारे देखे, देखो बर्फ तो पड़ रही है, लेकिन ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा भीड़ है आज। तो ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं बन पाई हमारी, तो दूर से बर्फ के फोटो खींच के अपने घर को जा रहे हैं आज। पर्यटकों के बढ़ने से हिल स्टेशनों पर रौनक है, वहीं अभी सैलानियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नैनीताल में क्रिसमस पर पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है। शहर की सभी पार्किंग पैक हो गई है, तो शहर से बाहर ही पर्यटकों की गाड़ियां रोकी जा रही है। शहर में जाम लगे इसके लिए बाईपास और नारायण नगर में पर्यटकों का गाड़ियों को रोका गया है। हालांकि शहर से बाहर वाली पार्किंग भी नाकाफी साबित हो रही है, जिसके चलते हल्द्वानी रोड और कालाडूंगी रोड पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। पुलिस न सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को नैनीताल में प्रवेश दे रही है जिन्हें होटलों में पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। शहर में होटल की बुकिंग है और ऐसे होटल जिनमें पार्किंग है उनकी गाड़ियाँ हम अलावा करवा रहे हैं। बाकी ऐसी होटल जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है उनको हम शटल सर्विसेज से भेज रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो कालाडूंगी रोड है और हमारा काठगोदाम रोड है और भवाली की तरफ है, तीनों तरफ हमने डाइवर्जन कर रखा है। दोनों रूसी और मस्जिद तिराए पर हम गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। नैनीताल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, मगर कम ही लोग ये जानते हैं कि जितनी खूबसूरत नैनीताल के वादियां हैं, उससे कई आकर्षक यहाँ के चर्च हैं जो कि गॉथिक शैली में बने हुए हैं। और कल क्रिसमस भी है, इसको लेकर वहां पर काफी ज्यादा रौनक है। गॉथिक शैली में बने नैनीताल के गिरजाघर ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। इन चर्चों की खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई यहाँ आना नहीं छोड़ता। माल रोड पर बने कैथोलिक चर्च का निर्माण 1909 में हुआ था। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू जाने वाले इस चर्च में वेद के जो चित्र बने हैं वो सब जर्मन से लाए गए हैं। साथ ही इस चर्च को अब भी बिल्कुल उसी शक्ल में रखा गया है जैसे अंग्रेजों ने इसे बनाया था। सरोवर नगरी के दूसरे छोर पर स्थित ये मेथोडिस्ट चर्च जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना चर्च है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक चर्च है। यहाँ पर अनेक पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं और अनेक भक्तजन प्रभु की उपासना करना और प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सरोवर नगरी में बने चर्च आकर्षण का केंद्र है। वहीं कई चर्च यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटक भी इन चर्चों के इतिहास को जानने पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत जगह घूमे, बट ये चर्च देख के एक्चुअली हम लोग आगे जा रहे थे, तो ये चर्च देख के हम लोग यहाँ जल्दी आ गए एंड वी आर लविंग इट। बहुत प्यारा है। अभी हम चर्च देख के ही आ रहे हैं। हाँ, बहुत ऐतिहासिक है। जो हमें जानकारी मिली कि अंदर जो वहाँ पे एक स्टैचू टाइप का है वो जर्मनी से आया हुआ है। ये बहुत ओल्डेस्ट टाइम से ये चर्च यहाँ पे है। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों की आस्था का भी केंद्र है, जिसकी सुंदरता आज भी कायम है। हालांकि अब इनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
मोदी के आदि कैलाश पहुंचने के बाद इन इलाकों को धार्मिक पर्यटक के केंद्र में लाने की कवायद जोरों पर चल रही है। पर्यटन महकमा आदि कैलाश और ओम पर्वत के हवाई दर्शन का प्लान तैयार कर रहा है। बीते 4 सालों से मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आदि कैलाश को मानसरोवर के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाह रही है। इस इलाके को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में ही आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद देश की कई बड़ी हस्तियों ने आदि कैलाश के दर्शनों की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी यहाँ पहुँचने का रास्ता काफी कठिन है, जिसे देखते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हवाई दर्शनों की योजना तैयार की जा रही है। ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए हवाई दर्शन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लान बना रहा है। इसके लिए 2 दिन पहले यहाँ पे एक हेली भी भेजा गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें केएमबीएन के लोग भी थे और टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी थे और हमारे जिला प्रशासन के भी अधिकारी लोग थे। उन्होंने उसका पूरा सर्वे किया है। प्लान के मुताबिक 20 सीटर हेलीकॉप्टर की मदद से देश भर के शिव भक्तों को इन धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों से पहले एक दिन सैलानी पिथौरागढ़ में ही रुकेंगे। हवाई दर्शन का प्लान उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले 80,000 से अधिक की धनराशि खर्च करनी होगी। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी इस प्लान में फायदा नजर आ रहा है। तो इससे हमारे पर्यटकों का जो है समय बचेगा और दूसरा ये है कि जो बाहर के पर्यटक हैं उनको एक दिन उन्होंने पिथौरागढ़ का रेस्ट दिया, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम पिथौरागढ़ वो लोग देखेंगे और ये मैं मानता हूँ कि इससे हमारे इस इलाकों का ना प्रचार बहुत अच्छा होगा, चाहे वो गुंजी का इलाका है, चाहे वो धारचूला है, पिथौरागढ़ है। आदि कैलाश और ओम पर्वत कुमाऊं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बन सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा करना बाकी है। केंद्र सरकार ने 74 करोड़ की धनराशि गुंजी में मूलभूत ढांचा खड़ा करने के लिए जारी की है। अगर ये राशि धरातल में उतरती है तो तय है कि चाइना बॉर्डर के करीब ये इलाका धार्मिक के साथ ही साहसिक पर्यटन का भी केंद्र बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना पर नैनीताल में राम भक्तों ने यात्रा निकाली है और तल्ली ताल से भक्तों ने ये कलश यात्रा निकाली, जिसमें शहर के लोगों ने हिस्सा भी लिया और इन दौरान इन भक्तों ने राम मंदिर का संदेश दिया तो भगवान राम के प्रति आस्था भी व्यक्त की है। इस दौरान अयोध्या से पहुंचे अक्षत को भी पूरे शहर में घुमाया गया और अब ये भक्त इन अक्षतों को उन घरों में जाकर देंगे जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपना योगदान दिया। इस यात्रा के दौरान खासा भीड़ नैनीताल की सड़कों पर उमड़ी रही। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात की। सीएम हाउस में हुई मुलाकात में सुखबीर सिंह बादल ने 2 मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की, जिसमें गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी के लिए जमीन चिन्हीकरण का मुद्दा रखा गया, जिस पर सीएम धामी ने जमीन के साइट लोकेशन देखने के लिए एजीपीजी के डेलीगेशन को जल्द बुलाने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरा मुद्दा उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बाजपुर के किसानों की लंबे वक्त से चल रही जमीन विवाद का रहा, जिसमें सीएम ने जल्द कमेटी गठित करके मामले का हल निकालने की बात कही। साल पहले पंजाब के किसान आए, जंगलों ਨੂੰ वाद किया, आज लीज से लिती जमीन ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ जो सिचुएशन है जी हो गई कोई 70 साल 60 साल बाद जो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਹਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।